तो बच्चे आज हमारा लेक्चर होगा जी फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर। वी आर गोइंग टू स्टडी फ्लूइड डायनामिक्स। अच्छा, बाय द वे वेक्टर्स के कुछ एमसीक्यूज हम आपके साथ शेयर भी करेंगे ग्रुप में, वो पर आप खुद सॉल्व कर लेना, की भी शेयर हो जाएगी ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहे। और वो इस तरह से कि कमिंग संडे से हमारा टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाला है, ऐसा ही है? ठीक है जी। तो कमिंग संडे से हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, तो इंशाल्लाह से आपके साथ में प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। उनकी जो एमसीक्यूज की सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिलते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जी चैप्टर है जी आज फ्लूइड डायनामिक्स का, जो रिसेंटली जवानानो इंडक्ट किया गया है आपके एमडी कैट के सिलेबस में मेरे प्यारे जवानानो। सो द टाइटल इज फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक हो गया भाई। तो सबसे पहले तो बच्चे जरा बेसिक्स के ऊपर आएंगे, और आज हमारा जो लेक्चर होगा दैट विल बी अप टू टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी तक जाएंगे। ठीक है जी। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा चैप्टर है, और फिर इसके ऊपर एक लेक्चर इंशाल्लाह से देखेंगे अगर हम सवालात भी कर सके तो। ठीक है। तो बच्चे फ्लूइड्स डायनामिक्स। सो व्हाट इज फ्लूइड्स? सो फ्लूइड कहते हैं एनीथिंग दैट पोजेस द एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है जी, राइट? एनीथिंग that possess the ability to flow. ठीक हो गया भाई। तो जब हम फ्लो की एबिलिटी के ऊपर आते हैं, बाय द वे ये मैं बहुत ऊपरी बात कर रहा हूं, अदरवाइज इसके अंदर थोड़ी सी और डिटेल हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो अगर हम फ्लो की एबिलिटी की बात करें तो फिर इस कैटेगरी, इस क्राइटेरिया के ऊपर तो जो पूरे उतरते हैं तो वो दो ही हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स। ठीक है जी। सो गैसेस वो भी फ्लो कर सकते हैं ना, एंड लिक्विड्स। ठीक हो गया भाई। ये दोनों जो है ना, ये इस कैटेगरी के ऊपर पूरे उतरते हैं, तो ये दोनों कहलाएंगे फ्लूइड्स। क्या कहलाएंगे? फ्लूइड्स। ऑल्दो जब आप फ्लूइड का लफ्ज सुनते हो तो खोपड़ी में पहली चीज आती है लिक्विड्स, लेकिन गैसेस भी फ्लूइड्स हम मानते हैं या गर्दानते हैं। ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो कि हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट विल बी अबाउट विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? राइट? विस्कोसिटी इज एक्चुअली द एबिलिटी या द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड, बाय विर्च्यू ऑफ विच it opposes its own flow. आप कह सकते हो कि it represents the internal opposition to the fluid flow. अगर मैं इंतहाई सादा अल्फाज में कहूं तो it is actually the internal opposition to the fluid flow. जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उस फ्लूइड के अंदर से डिफरेंट लेयर्स के दरमियान रगड़ का फोर्स जन्म लेता है, और उस रगड़ के फोर्स की वजह से उसकी अपनी जो फ्लो की एबिलिटी होती है वो मुतासिर होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। क्लियर हो गया भाई? अगर मैं यहां पर कहूं ना कि द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ द internal resistance to the flow of fluid is called viscosity. ठीक है जी, राइट? दिस इज विस्कोसिटी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इमेजिन कीजिएगा जवानानो कि ये हमारे पास है एक पाइप। दिस इज अ पाइप, दिस इज अ पाइप, और इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है जी। नाउ जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो जरा मैं आपके सामने कर देता हूं। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। इमेजिन कीजिएगा ये फ्लूइड का एक लेयर है, ये फ्लूइड का दूसरा लेयर है, ये फ्लूइड का तीसरा लेयर है, ये फ्लूइड का चौथा लेयर है, ये फ्लूइड का पांचवा लेयर है। इमेजिन कीजिएगा दीज आर द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, दीज आर द लेयर्स ऑफ द जवानानो फ्लूइड। ठीक है जी। इनको हम स्ट्रीम लाइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइंस। तो आज के बाद से हम इन लेयर्स ऑफ द फ्लूइड को कहेंगे स्ट्रीम लाइंस। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब याद रखना बच्चे, जब ये स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में होते हैं, कुछ स्ट्रीम लाइंस या
पेयर ऑफ पार्टिकल्स तेज मूव करेंगे, कुछ थोड़े से स्लो मूव करेंगे, कुछ थोड़े से और भी स्लो मूव करेंगे, ठीक है जी, राइट। तो जो दरमियान वाला लेयर होगा जो पाइप में बह रहा है वो थोड़ा ज्यादा तेज मूव करेगा, और जैसे जैसे आप वॉल्स ऑफ द पाइप की तरफ जाते हो तो लेयर्स ऑफ द फ्लूइड की स्पीड्स में कमी आ रही है, ठीक हो गया भाई। तो इधर जो वेलोसिटी वेक्टर्स के जो टिप्स को आप मिलाते हो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। खैर दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी मैं यहां पर एक टच दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल आपको बताता है कि किन लेयर्स की स्पीड ज्यादा होगी और किन लेयर्स की स्पीड कम होगी। इट्स लाइक अ पैराबोला या पैराबोलाइड, अगर मैं 3D शेप में इसको देखना चाहूं तो इट विल बी लाइक अ कप, पैराबोलाइड। अब जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। अगर मैं आपसे कहूं जवानानो, सिंपल सी बात है कि स्ट्रीम लाइंस जहां पर करीब करीब आते हैं तो समझ लेना जब स्ट्रीम लाइंस करीब आते हुए क्लोजर द स्ट्रीम लाइंस, तो एक बात आपको कह लूं तो वहां पर आप देखोगे कि फ्लूइड की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, फ्लूइड ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा। और जब स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हों, farther the streamlines, तो वहां पर आप देखोगे कि फ्लूइड की बहने की जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी कम होगी। खैर ये हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी पढ़ेंगे। तो जब डिफरेंट लेयर्स आपस में फ्लो करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लेयर है, ये आपके पास एक लेयर है फ्लूइड का, क्लियर हो गया भाई, राइट, और ये फ्लो कर रहा है, राइट, और एक दूसरा लेयर है फ्लूइड का नीचे और वो भी फ्लो कर रहा है। दोनों लेयर जो है जवानानो वो ऐसे फ्लो कर रहे हैं। एक की फ्लो की स्पीड जो है वो v है, जबकि दूसरे की फ्लो की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि v प्लस डेल्टा v है। एक की फ्लो की स्पीड v है, दूसरे की v प्लस डेल्टा v है। तो ये एक दूसरे के ऊपर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये डिफरेंट लेयर्स रगड़ खाते हैं, एक स्लो चल रहा है और एक तेज चल रहा है। तो जब वो दूसरा वाला तेज चलता है सो देयर इज अ फोर्स ऑफ रगड़। तो रगड़ के फोर्स की वजह से आप देखोगे कि इन लेयर्स के दरमियान एराइज होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अगर मैं फार्मूला लिखूं सो दैट फार्मूला इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू ईटा, सही जी, मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट। दिस इज द फार्मूला जो कि आपको आपके बुक में नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहां पर एक चीज आपको क्लियर कराना चाहता हूं कि व्हाट इज दिस ईटा। यहां पर हम नेगेटिव साइन भी लिखते हैं बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। व्हाट इज ईटा? ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक हो गया भाई। अच्छा, व्हाट इज ए? ए इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ए इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं? इधर देख ले जरा, आप इधर देख ले जवानानो, सही जी, जी जी बिल्कुल सोहेल तूरी, ये बात भी बिल्कुल आप कह सकते हो, ठीक हो गया भाई, राइट। अच्छा अब मेरी बात सुने जरा। अच्छा कौन कह रहा है भाई, एक मिनट, दानिया शाह सर, व्हाट इज वेलोसिटी प्रोफाइल? बच्चे वेलोसिटी प्रोफाइल, ये जो डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस आपको नजर आ रही है ना, इन स्ट्रीम लाइंस के जो वेलोसिटीज के टिप्स है ना, उनको जब आप जोड़ते हो ना तो कुछ शेप बनता है, उस शेप को हम कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल, जो कि यहां पर एक पैराबोला का शक्ल है, बल्कि पैराबोलाइड है, इट्स लाइक अ कप, बिकॉज जो दरमियान वाली स्ट्रीम लाइन होगी वो सबसे ज्यादा स्पीड वाली होगी, एंड एज यू आर मूविंग टूवर्ड्स द एजेस या टूवर्ड्स द वॉल्स, तो वेलोसिटी जो फ्लूइड्स की वेलोसिटी होती है वो कम हो रही होती है। तो जो बिल्कुल इस पाइप के कॉर्नर के साथ स्ट्रीम लाइन आ रहा है उसकी स्पीड सबसे कम होगी, तो उन स्पीड्स की टिप्स को मिला दो तो जो शेप बनता है उसे हम वेलोसिटी प्रोफाइल कहते हैं। ठीक हो गया भाई। अच्छा, वालेकुम सलाम इलियास, वालेकुम सलाम राबिया मेरे बच्चे। चले अब मैं समझाता हूं एक पॉइंट, जरा गौर से देखो ना आप लोग, जरा मुझे बताना, ये जो पहले वाला सिचुएशन है, इन दो लेयर्स के दरमियान रगड़ का फोर्स ज्यादा होगा, ये जो दो उंगलियां हैं या ये जो पूरे हाथ है उसके दरमियान रगड़ का फोर्स ज्यादा होगा? जी बताओ। ये जो टू फिंगर्स के दरमियान रगड़ का फोर्स है, यानी कि ये कि एक लेयर स्लो जा रहा है और एक ज्यादा तेज जा रहा है, तो ये वाला रगड़ का फोर्स ज्यादा होगा या पूरे हाथ के दरमियान रगड़ का फोर्स ज्यादा होगा? जी बताओ बच्चे। यस वजुहान, पूरे हाथ, वो इसलिए बिकॉज जब पूरा हाथ होगा ना
सो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा। तो लेयर्स के दरमियान जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू, तो रगड़ का फोर्स ज्यादा होगा तो एक दूसरे के फ्लो को ज्यादा अपोज करेंगे। तो सिंपल, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा तो उन डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा। और ये जो दूसरा आपको नजर आ रहा है ना, इस होल टर्म को ज़वानानो हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, कि कितनी वेलोसिटी में चेंज आई, यानी कि इस लेयर से जब मैं इस लेयर में मूव कर गया तो कितनी वेलोसिटी में चेंज आई, और उस वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से चेंज इन पोजीशन कितना लाना पड़ा फ्रॉम दिस लेयर टू दिस लेयर, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये आपके पास फार्मूला है, इधर से आप इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट निकाल सकते हो। हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली रट लेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, राइट, वो बराबर होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर हो गया भाई? तो जब आप इसका यूनिट लिखोगे तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है जी, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, और नीचे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो मीटर और मीटर कैंसिल, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो सेकंड पावर +1 हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सेकंड पावर +1, और इसी को हम कहते हैं ज़वानानो पास्कल इनटू सेकंड, पास्कल इनटू सेकंड। सिंपल सी बात है। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल एंड दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पास्कल इनटू सेकंड। ठीक है जी। सर हम इसको ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं। राबिया मेरे बच्चे, आप इसको ड्रैग फोर्स नहीं कह सकते। ड्रैग फोर्स उसे कहते हैं जब किसी फ्लूइड के थ्रू कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव करे और उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो फोर्स मिल रहा है फ्लूइड की तरफ से अपोजिशन वाला, दैट इज अ ड्रैग फोर्स, जो कि हम अलग पढ़ेंगे। दिस इज नॉट द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ फ्लूइड टू सम सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये एक ही फ्लूइड बह रहा है और उस बहने वाले फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स के दरमियान रगड़ का फोर्स है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, बिकॉज एक स्लो चल रहा है, एक तेज चल रहा है, तो वो लेयर्स आपस में रगड़ का फोर्स ले रहे हैं, दैट इज दिस वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गया भाई? सजा दिया ऊपर लग रहा का? दानिया बच्चे ये बात क्लियर हुई? दानिया क्लियर हो गया भाई? दानिया नहीं, राबिया था, राबिया, ये राबिया थी, बिल्कुल ता नहीं ती, सॉरी फॉर दैट। ठीक है जी, गुड हो गया भाई। चले अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट जो है ना ज़वानानो, वो है पास्कल इनटू सेकंड। अब इसका एक और सीजीएस यूनिट इस्तेमाल किया जाता है और वो है जी एक्चुअली पॉइस। ठीक हो गया भाई? और चूंकि देखे ना, दिस इज अ पास्कल इनटू सेकंड, दिस इज अ पास्कल इनटू सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, सेकंड अपनी जगह पर। जब मैं इसका सीजीएस यूनिट देखता हूं, कौन सा? सीजीएस। तो जब मैं इसका सीजीएस यूनिट देखता हूं मेरे प्यारे खामारानो, जब मैं इसका सीजीएस यूनिट देखता हूं, सीजीएस, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है ज़वानानो, गौर से देखिएगा। न्यूटन जो कि ऐसा यूनिट है फोर्स का, सीजीएस में उसकी जगह ले लेगा डाइन, राइट। सिमिलरली मीटर स्क्वायर जो कि ऐसा यूनिट है एरिया का, सीजीएस में उसकी यूनिट ले लेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड तो अपनी जगह पर रहेगा बिकॉज सीजीएस में टाइम का यूनिट सेकंड ही है। तो बच्चे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इनटू सेकंड इज एक्चुअली पास्कल इनटू सेकंड, जो कि ऐसा यूनिट है। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड को हम कहते हैं बच्चे पॉइस। क्या कहते हैं? पॉइस, जो कि सीजीएस यूनिट है। क्या इसकी समझ आई? क्या इसकी समझ आई? तो पास्कल इनटू सेकंड इज एसआई यूनिट एंड पॉइस इज सीजीएस यूनिट। क्या इसकी समझ आई? सीएलआर, सीएलआर फिर समझा देता हूं। फजल मेरे बच्चे, फजल मेरे बच्चे, अच्छा इधर देख लें, ऐसा यूनिट उसका पास्कल इनटू सेकंड है जब मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर और सेकंड बोला। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं सीजीएस यूनिट, तो आपको तो पता है कि ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन है तो सीजीएस डाइन है। ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर है एरिया का, तो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट जो है वो टाइम के लिए एक ही है और वो सेकंड इनटू सेकंड। तो जब मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड बोलूं तो ये एसआई यूनिट है। जब मैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड बोलूं तो ये सीजीएस यूनिट है, जिसे हम कहते हैं पॉइस। क्या कहते हैं? पॉइस। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ। ठीक है जी। अगर मैं पॉइस आपसे कहूं तो वन पॉइस इज एक्चुअली इक्वल टू वन डाइन
divided by centimeter square into second. So dyne पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड को हम कहते हैं क्या मेरे जवानों और खामारानों, क्या कहते हैं? पॉइस, जो कि सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट है, ये बड़ा कॉमनली यूज्ड यूनिट है जो कि यूज किया जाता है। सीजीएस यूनिट ऑफ व्हाट? ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है जी। और फिर पास्कल इंटू सेकेंड जो है, पास्कल इंटू सेकेंड जो है, जो कि बराबर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड के। ठीक हो गया मेरे प्यारे जवानों। ये एक्चुअली आपके पास यूनिट बनता है किस चीज का? ये भी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है, लेकिन कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक हो गया भाई? ठीक है मेरे बच्चे, राइट। अब इन दोनों की आपस में कन्वर्जन फैक्टर क्या है? तो कन्वर्जन फैक्टर ये है ज़ुआनानो कि 1 पास्कल इंटू सेकेंड जो होता है, 1 पास्कल इंटू सेकेंड, 1 पास्कल इंटू सेकेंड जो होता है वो बराबर होता है किस चीज के? 1 पास्कल इंटू सेकेंड होता है 10 रेज़ टू अ पावर 1 पॉइस के, राइट। और 10 रेज़ टू अ पावर 1 पॉइस को हम कहते हैं डेका पॉइस। प्रेफिक्स है ना, 1 पास्कल इंटू सेकेंड, 1 पास्कल इंटू सेकेंड इज एक्चुअली इक्वल टू डेका पॉइस। डेका पॉइस, क्लियर हो गया भाई? राइट, बिकॉज 10 रेज़ टू अ पावर 1 इज एक्चुअली कॉल्ड डेका, प्रेफिक्स है। तो 10 पॉइस जो है वो 1 पास्कल इंटू सेकेंड के बराबर होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चले अब सर फ्रिक्शन फोर्स बता दें। खंसा बच्चे, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कहलाएगा ड्रैग फोर्स, और वो फ्लूइड तब लगाता है जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में मूव करे। तो सॉलिड मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्लूइड फोर्स लगाता है अपोजिंग वाला, वो फ्रिक्शन फोर्स आप कह सकते हो। दिस इज नॉट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बट नॉट टू द सॉलिड बॉडी, बल्कि जब दो लेयर्स रिलेटिव मोशन में होते हैं, जो कि यहां पर हैं, बिकॉज एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड थोड़ी कम है, तो जब दो लेयर्स रिलेटिव मोशन में होंगे तो वो एक दूसरे के दरमियान रगड़ का फोर्स जनरेट करेंगे बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उसकी वजह से एक दूसरे की फ्लो को अपोज करेंगे, और उस अपोज करने की जो क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड को हमें जाहिर करवा के देता है तो वो है ईटा, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका एसआई यूनिट पास्कल इंटू सेकंड है और सीजीएस यूनिट पॉइस है, ठीक है जी। और वो कन्वर्जन फैक्टर्स भी मैंने आपको बता दिए कि 1 पास्कल इंटू सेकंड इज 10 टू पावर 1 पॉइस। ये तो विस्कोसिटी का मामला हो गया, ठीक है जी। मनु सर, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। बच्चे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, इबाद अहमद, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने आपको बताया था बच्चे, सिंपल कि जब दो लेयर्स मूव करते हैं, ज़ुआनानो आप लोगों ने शायद अभी ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया ना इन दोनों ने, सही है। तो जब दो लेयर्स आपस में रिलेटिव मोशन में हो तो बच्चे एक अगर स्लो चल रहा है और दूसरा तेज चल रहा है, और होता भी इस तरह से, एक स्लो चल रहा है और एक दूसरा तेज चल रहा है, तो रिलेटिव मोशन की वजह से एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हैं। अब अगर ये एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो तो रगड़ भी कम होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा हो तो रगड़ भी ज्यादा होगा। तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। नेगेटिव इसलिए है बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो नेगेटिव होता है ना, वेलोसिटी को, ग्रेडियंट को कम करता है जी। चलो नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं दैट इज एक्चुअली ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स के ऊपर आ रहे हैं, स्टोक्स लॉ जिसे हम कहते हैं। लेकिन उससे पहले जरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एक और चीज आप रटलाइज कर लेना, और वो क्या है याद रखिएगा, फॉर लिक्विड्स, ठीक है जी, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सही जी, राइट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप एक बहते हुए फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो याद रखिएगा आप उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कम कर रहे हो, यानी कि उसकी फ्लो की एबिलिटी को ज्यादा कर रहे हो। बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको पहले से बता दूं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एबिलिटी ऑफ फ्लो। एबिलिटी टू फ्लो। अगर तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, अगर तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है तो फ्लो करने की एबिलिटी कम है, तो फ्लो करने की एबिलिटी ज़ुआनानो
कम है, सिंपल सी बात है। और लिक्विड्स के लिए याद रखिएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो यानी कि पानी को गर्म कर रहे हो, तो एक गर्म पानी का जो फ्लो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू जो ठंडे पानी का फ्लो होगा। बिकॉज जो गर्म पानी का फ्लो होगा तो याद रखिएगा उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो अपोजिशन टू द फ्लो कम हो जाएगा, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लो करेगा एज कंपेयर टू ठंडा पानी। तो याद रखिएगा एक गर्म पानी की फ्लो ईजी होती है और अच्छी होती है एज कंपेयर टू एक ठंडे पानी की। तो याद रखिएगा ये लिक्विड्स के लिए। लेकिन गैसेस के लिए किस्सा उल्टा है। फॉर गैसेस जो है ये किस्सा उल्टा है। फॉर लिक्विड्स तो आपके सामने है, फॉर गैसेस ये किस्सा उल्टा है कि गैसेस की जो विस्कोसिटी होगी, गैसेस के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी वो डायरेक्टली ताल्लुक रखेगी किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ये याद रखना। यानी कि गैसेस के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ती है और एबिलिटी टू फ्लो में कमी आती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया भाई? क्या ये बात क्लियर हुआ? इब्रार खान, बच्चे सिंपल सी बात है, लिक्विड्स में जब आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में कमी आती है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में जब कमी आती है तो फ्लो करने की काबिलियत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? यानी कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लो करेगा। इसका मतलब है अगर मैं बहते हुए पानी को हीट करूं तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो गर्म पानी ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लो करेगा एज कंपेयर टू ठंडे पानी के। बिकॉज ठंडे पानी का टेम्परेचर कम तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा, और जब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा तो इंटरनल अपोजिशन ज्यादा, तो फ्लो की एबिलिटी कम। क्लियर हो गया भाई? CLR हो गया? सोहेल, अच्छा सर बट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस। नहीं सोहेल तूरी, टेम्परेचर वो वाला रेजिस्टेंस नहीं है जो कि वायर के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं, ये वो वाला रेजिस्टेंस नहीं है। समझ भाई बात? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला रेजिस्टेंस है। तो होता यह है कि जब पानी को आप हीट करोगे या फ्लूइड को या लिक्विड को आप हीट करोगे, तो लिक्विड के अंदर यह है कि जब आप उसे हीट करते हो ना तो पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े से दूर हो जाते हैं। बिकॉज जब आप उसकी हीट कर रहे हो ना तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली लिक्विड से गैसेस में जाना चाह रहा है, राइट? स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो जब आप लिक्विड को हीट करते हो ना तो एक्चुअली पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं थोड़े से, और जब वो दूर हो जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उस तरह से इफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े कमजोर हो गए बहने के वक्त, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो गया और उसकी फ्लो की एबिलिटी ज्यादा हो गई। जबकि गैसेस में तो पार्टिकल्स ऑलरेडी दूर दूर हैं, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप उनकी आपस में कोलिजन्स बढ़ा रहे हो, बिकॉज पार्टिकल्स ऑलरेडी दूर दूर हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में इजाफा होता है टेम्परेचर के बढ़ाने से, और फ्लो की एबिलिटी में कमी आती है। क्लियर? अबू बकर उमर, सर आई एम योर बिग फैन। बड़ा यार फैन वैन को छोड़ो मारे, राइट? फैन मत बनो, सही जी, एसी बन जाओ, मेरी गर्मी है बहुत ज्यादा, ठीक है जी? तो सिंपल सी बात है, एसी मेरे लिए बन जाओ, बाकी बखुदे खैर की। थैंक यू बच्चे। असद उमर, बस अबू बकर उमर, मेरे प्यारे बच्चे, बस नाम भी बड़ा आपका प्यारा है यार, बड़ा क्लासिक नाम आपने रखा हुआ है, ठीक है जी? बच्चे ऐसा है कि ज़रा हमारा प्लेटफॉर्म फैलाया करो ताकि थोड़ा सा हमारी फैमिली बढ़े यार, मज़ा है यार। लोग जो है ना वो फिजिकल क्लासेस में रुल रहे होते हैं, ऑनलाइन की तरफ आओ यार, आराम से घर में बैठे एसी में आराम से नेट की कनेक्टिविटी इंश्योर करवाओ, बेहतरीन लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह से आपको, ठीक है जी? चलो जी मेरे प्यारे जवानों, शुरू करते हैं। मैरी हा डेर मखानदा सही है जी, टेक शो जी, आओ कना दस जी द जड़ा और से जरा शी MDK एग्जाम दे रवान दे सही द मला और टिंगा कई। हाँ जी, तो जवानों ये बात तो हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द स्टोक्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी? एक और चीज यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी व्हेन इट कम्स टू लिक्विड्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, जिसे गाढ़ापन कहते हैं। क्या कहते हैं? गाढ़ापन। जो लिक्विड ज्यादा डेंस होगा उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगी और फ्लो की एबिलिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल हनी वर्सेस वाटर, अगर आप हनी वर्सेस वाटर देख लो तो आप देखोगे कि हनी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी हनी की बहुत जुआनानो ज्यादा है, तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी ज्यादा है, तो फ्लो की एबिलिटी बहुत कम है। और चूंकि वाटर की डेंसिटी हनी के मुकाबले में कम है तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कम है और फ्लो की एबिलिटी ज्यादा है। तो ये भी एक बात है कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक हो गया भाई? नाउ जुआनानो, राइट? अच्छा हंसा खान, सर कोर्स कंप्लीट करवाएंगे? नहीं हम तो दरमियान में भाग जाएंगे। नहीं,
हम तो ये वाला मामला करते ही नहीं है, राइट। हम तो आपसे पैसे लेकर आराम से दुबई में आराम से प्लाजा और विला लेकर उधर सेटल हो जाएंगे जी। हाँ ठीक है जी, हम तो कोर्स नहीं करवाते, ठीक है जी। मुंह अदा गलत कारून है ना कहू, आओ ठीक छो जी। द दीनदार रखा से मगुड़ अदा कार न कही, मुंह अदा कारून है ना कहू, सही था। आओ कहना जी, कोर्स हमने कंप्लीट नहीं करवाते, ये क्या चक्कर है। आओ अदा गलत कारून दी, ये तो बड़े बुरे लोग होते हैं जो कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। चलो जी, तो शुरू करते हैं। क्यों नहीं करेंगे यार, इंशाल्लाह से करेंगे यार, आपकी दुआएं चाहिए मेरे प्यारे जवानों। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इंशाल्लाह से आता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ को मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देता हूं, बाकी इंशाल्लाह से टर्मिनल वेलोसिटी कल करेंगे। मैं तो आज करना चाह रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा मैं थका हुआ हूं, तो थोड़ा सा खैर है, आपसे माजरत चाहूंगा, ठीक है जी, राइट। कल इंशाल्लाह से इसको सही तरह से तगड़ी किस्म के अंडरस्टैंड करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ को। आज मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा देता हूं बच्चे। स्टोक्स लॉ ये है कि ये आपको ये बताता है कि अगर एक स्फीरिकल बॉडी है और उसे मैं ड्रॉप करवा दूं किसी फ्लूइड में, यानी कि लेट से एयर में, तो ये एयर है, ये लेट से एयर है, एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। तो एक स्फीयर है, उसे मैंने ड्रॉप करवाया फ्लूइड में, चलिए इमेजिन कर लें एयर में। अब जैसे ही ये नीचे बढ़ता है तो ऑब्वियसली एयर के पार्टिकल्स इसके साथ टकराएंगे ना यार, एयर के पार्टिकल्स इसके साथ टकराते चले जाएंगे। आर यू विथ मी? बिल्कुल जी। तो जब एयर के पार्टिकल्स इसके साथ टकराते चले जाएंगे, नो कुलकुला खाना नो, ये नीचे आ रहा है वेलोसिटी v के साथ और एयर के पार्टिकल्स के साथ टकराते चले जा रहे हैं, तो टकराने में जो वो रेजिस्टेंस पेश करेंगे टू द मोशन ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी, दैट वी विल कॉल अ ड्रैग फोर्स। कौन सा फोर्स? ड्रैग फोर्स, ठीक है जी। अब स्टोक्स लॉ के मुताबिक ये जो ड्रैग फोर्स है ये बराबर है 6 पाई आर वी ईटा के। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द ड्रैग फोर्स। अब इसको आप विदाउट एनी डाउट कह सकते हो जवानानो एयर फ्रैक्शन। यस, यू कैन कॉल इट एयर फ्रैक्शन, और वो डिपेंड करता है, और मैं स्पेसिफिकली फिलहाल अपनी डिस्कशन को महदूद रख रहा हूं टू स्फीरिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। फिलहाल स्फीयर के अंदर रहे, तो सिंपल सी बात है, अगर तो आर ज्यादा हुआ, अगर तो आर ज्यादा हुआ मतलब स्फीयर का साइज बड़ा है, मतलब स्फीयर का साइज बड़ा है ना यार। जब साइज बड़ा होगा तो ज्यादा फ्लूइड के पार्टिकल्स को मौका मिलेगा उस स्फीयर के साथ टकराने का, तो ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगा। तो देखिए ना, ड्रैग फोर्स का डायरेक्ट ताल्लुक बनता है रेडियस ऑफ द स्फीयर के साथ। दूसरा, जब उस स्फीयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब वो ज्यादा तेजी से नीचे आएगा, तो जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा तेजी से हिट होगा एयर के पार्टिकल्स से, लेकिन ना जब वो वेलोसिटी ज्यादा होती चली जाएगी, सिंपल सी बात है, तो एयर के पार्टिकल्स भी कम से कम टाइम में ज्यादा अमाउंट से हिट करेंगे उस बॉडी पे, तो ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होता चला जाएगा। ये तो बड़ा कॉमन भी है, जब आप गाड़ी में जाते हो या बाइक पे जाते हो, तो जितना तेज जाते हो उतना ही वो हवा आपके ज्यादा फोर्स लगा रही होती है, तो ड्रैग फोर्स बढ़ता है। तीसरा, अगर तो वो विस्कोसिटी ज्यादा है उस फ्लूइड की, यानी कि मोर विस्कस है, मोर विस्कस, तो आपको बताया था कि जब वो मोर विस्कस होगा, जब वो मोर विस्कस होगा वो फ्लूइड, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो ज्यादा डेंस भी होगा, वो ज्यादा डेंस भी होगा, और ज्यादा डेंस का मतलब है जवानानो कि मोर मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक हो गया भाई? तो जब मोर मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे जवानों, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा पार्टिकल्स को मौका मिलेगा यहां पर सरफेस पे हिट करने का। तो तीन ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर ये ड्रैग फोर्स डिपेंडेंट है: द रेडियस ऑफ द स्फीयर, the speed of the sphere and the coefficient of viscosity of the fluid जिसमें वो sphere fall कर रहा है, and 6 pi जो है it's a constant। इसको हम कहते हैं Stokes law, which gives us the magnitude of the drag force on the spherical objects when the spherical object fall through the fluid। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा सर, फॉर गैसेस विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट 2 नहीं होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट 2 क्या?
राबिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, एक्सप्लेन कांस्टेंट सर। और भाई मोहिब मेरे बच्चे कांस्टेंट को मैं क्या एक्सप्लेन करूं? कांस्टेंट इज ऑलवेज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, और जो चीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होती है उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हाँ होता है, लेकिन वो राय तक कुछ ज्यादा ही फैल जाएगा ना, तो उस तरफ हम जा नहीं सकते। अच्छा राबिया बच्चे विस्कोसिटी और टेम्परेचर का ये स्क्वायर रूट के साथ है, लेकिन इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता कि भाई पावर 2 के साथ रिलेट करता है, पावर 1/2 के साथ रिलेट करता है। इतना डिटेल में मैं जा नहीं रहा, चलो लिख दो स्क्वायर रूट लिख दो, राइट। बस सिर्फ इतना आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है, बिकॉज आपकी बुक में स्क्वायर रूट वगैरह को डिस्कस नहीं किया गया, और मैं कभी भी चीजों को ओवरबर्डन नहीं करता, ठीक है जी, इसलिए, राइट। अदरवाइज इसका इक्वेशन भी होता है, तो वो इक्वेशन भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा। बस सिर्फ इनवर्स रिलेशन है, ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि स्क्वायर रूट के साथ है या स्क्वायर के साथ है। बुक में होता तो फिर मैं लिखता, ठीक है जी। यस इलियास मेरे बच्चे, स्टोक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या इसका ये मतलब है कि किसी और बॉडीज के ऊपर ड्रैग फोर्स नहीं लगेगा? लगता है, क्यों नहीं लगता, लेकिन स्टोक्स लॉ इज ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज। क्लियर हो गया भाई। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द टर्मिनल वेलोसिटी, और कल हम फिर इसको डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट मी नाउ इंट्रोड्यूस द टर्मिनल वेलोसिटी, कि टर्मिनल वेलोसिटी किस बला का नाम है, ठीक है जी। सो टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है जी। और ये भी याद रखना, बुक में लिखा हुआ है कि स्टोक्स लॉ जो है ना वो वहां तक अप्लाई होता है जब स्पीड जो है वो स्फेयर की ना वो इतनी ज्यादा ना हो। तो जब बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आती हैं, ठीक है जी। तो फिलहाल इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं किसकी तरफ? टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ, ठीक है जी। सो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? तो सबसे पहले मैं जरा इसको डिफाइन कर लेता हूं। यहां पर मैं जरा बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपके पास एक स्फेयर रहा, राइट। यहां पर मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरत पड़ेगी। ये आपके पास हुआ नानो फ्लूइड, लेट से एयर है आसानी के लिए। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब इनिशियली मेरे प्यारे जवानों अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। जब मैंने इसे ड्रॉप किया तो कुलकुला खानानो इसके ऊपर दो फोर्सेस लगना शुरू हुए। एक जवानानो इस बॉडी का वेट था, क्या था भाई? वेट। वन वाज द वेट ऑफ दिस बॉडी, क्लियर हो गया भाई, वेट ऑफ दिस स्फीयर, दैट इज W। और दूसरा इसके ऊपर ताजा ताजा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा शुरू हुआ था एक फोर्स जिसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, जो कि अभी बहुत छोटा है, राइट, बिकॉज इतना ज्यादा वो नहीं लगा ना, अभी इसने मोशन शुरू की है, ठीक है जी। अब यहां पर चूंकि नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा और ऊपर की जानिब लगने वाला फोर्स कम, तो मैं इजीली कह सकता हूं कि भाई द नेट फोर्स वानानो, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, बिकॉज नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो नेट फोर्स जब लगेगा तो बॉडी ने तो एक्सेलरेट होना है, बिकॉज नेट फोर्स का काम क्या है? वेलोसिटी को चेंज करना, एक्सेलरेशन पैदा करना। तो आप देखोगे मेरे प्यारे जवानों, मेरे प्यारे खामारानों, कि आप देखोगे कि यहां पर वेलोसिटी इतनी थी, अब वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी बिकॉज नेट फोर्स लग रहा है ना, अब वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी जवानानो, राइट, और अब वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात आपने नोटिस नहीं की, और वो ये मेरे प्यारे जवानों, कि जैसे जैसे ये स्फीयर स्पीड अप होता जा रहा है तो इसके ऊपर फ्लूइड की तरफ से लगने वाला ड्रैग फोर्स भी तो बढ़ता जा रहा है ना। बिकॉज वन थिंग दैट यू पीपल शुड नोटिस, और वो क्या है कि ड्रैग फोर्स का डायरेक्ट ताल्लुक है किसके साथ? वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टोक्स लॉ में आपको बताया कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई RV ईटा। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के साथ ड्रैग फोर्स का ताल्लुक डायरेक्ट है। तो जैसे जैसे ये स्पीड अप करता चला जा रहा है, स्पीड अप करता जा रहा है, उतना ही उसके ऊपर लगने वाला ड्रैग फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट आ जाएगा जवानानो कि जितना इस बॉडी का वेट है, जितना इस बॉडी का वेट है, सिंपल सी बात है,
ड्रैग फोर्स बढ़ते 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 इस बॉडी के वेट को क्या कर गया है, बैलेंस कर गया है। ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते इस बॉडी के वेट को ज़वानानो बैलेंस कर चुका है। और जब ड्रैग फोर्स इस बॉडी के वेट को बैलेंस कर जाएगा, सिंपल, तो आपको पता है कि जितना ऊपर लगने वाला फोर्स है उतना ही नीचे लगने वाला फोर्स है। तो इस पॉइंट के बाद नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो मजीद वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट, और मजीद कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी। यानी कि अब की बार से वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करेगी। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी मेरे प्यारे जवानों इज कॉल्ड नन अदर देन, कौन सी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। That constant velocity is called terminal velocity। तो terminal velocity को कैसे define करते हैं? It is the constant velocity with which the body moves, the constant velocity, right, with which the body moves, with which the body moves, ठीक है जी। After its weight, एक मिनट आपके सवालात पर आता हूं, ठीक है। आफ्टर इट्स वेट इज बैलेंस्ड और न्यूट्रलाइज्ड बाय द ड्रैग फोर्स। बाय अ ड्रैग फोर्स, राइट। तो जब आपके पास ड्रैग फोर्स जो है वो वेट को बैलेंस कर जाए तो वेट बराबर होता है ज़वानानो mg के। ड्रैग फोर्स बराबर है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए 6 पाई आर वी ईटा के। अब ये जो वेलोसिटी है जब ड्रैग फोर्स वेट को क्या कर जाए, बैलेंस कर जाए, दिस वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। एंड द टर्मिनल वेलोसिटी का एक इक्वेशन बनेगा mg डिवाइडेड बाय 6 पाई आर ईटा। दिस इज वन इक्वेशन जो कि मैं आज करने जा रहा हूं। बस एक और इक्वेशन भी है और वो टर्मिनल वेलोसिटी का है 2/9 रो इंटू जी इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ईटा। और इन दो इक्वेशंस को हम कल डिस्कस करेंगे, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इनको हम कल डिस्कस करेंगे। इसके अंदर उल्टे सीधे सवाल आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के रिलेटेड, लेकिन आज सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे बॉडी मूव करेगी टू द ग्राउंड थ्रू द फ्लूइड, राइट, जब इसके वेट को बैलेंस कर दिया जाए किस फोर्स की तरफ से, ड्रैग फोर्स की तरफ से, ठीक है जी, राइट। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। क्या सारों को क्लियर हुआ, सारों को क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, CLR हुआ बच्चे। एज द स्पीड मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेस द प्रेशर इन द फ्लूइड, एज द स्पीड ऑफ द मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेस द प्रेशर। बच्चे इब्राहिम इब्रार खान, ये जो आपका सवाल है ये हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह से बर्नौलीज इक्वेशन में। ये सवाल बर्नौलीज इक्वेशन का है बिकॉज 3 तरह के प्रेशर हैं फ्लूइड के, स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ द कॉलम। उधर आपको बताऊंगा। फिलहाल जवाब प्रेशर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप मूविंग वाला प्रेशर कह रहे हो या स्टैटिक प्रेशर कह रहे हो। अगर तो स्पीड बढ़ती है तो डायनामिक प्रेशर बढ़ता है लेकिन स्टैटिक प्रेशर घटता है। ये इंशाल्लाह बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ेंगे। चले बच्चे, ये चैप्टर हमारा ये टॉपिक हमारा आज खत्म हुआ। मैं कल इसी के साथ रिलेटेड एक बड़ी उल्टे किस्म के सवालात का पैटर्न आपको करवाऊंगा टर्मिनल वेलोसिटी वाला, ठीक है। आज का लेक्चर इधर ही एंड करते हैं। खुदा पामान।